हाय एवरीवन। आज की स्टोरी डॉक्टर लोहड़ा के साथ, क्योंकि आज की स्टोरी है अ स्टोरी ऑफ चेंज। डॉक्टर साहब, आपकी कहानी मुझे थोड़ी सी पता है। गैंगस्टर, उसके बाद शूट आउट, उसके बाद ड्रग एडिक्ट, सुसाइड अटेम्प्ट भी आपने अपने लिए किया है, क्लिनिक में काम किया है, और आज आप ये सब कुछ छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। हाँ। और अपने परिवार के साथ एक खुशी खुशी आप अपना लाइफ बता रहे हो और तरक्की के रास्ते पे हो। तो ये सारी ज़िंदगी ना आपने लास्ट के 10-15 सालों में जी है, हाँ जी। और ये औखी ज़िंदगी है। वाह! तो मुझे आप थोड़ा-सा बताओ। हाँ जी। मुझे पता है आपके फ़ादर के साथ प्रॉपर्टी में उन्होंने ज़मीन खरीदी और इश्यू हुआ, हाँ। और उस चक्कर में जेल जाना पड़ा उन्हें। तब से आपकी ज़िंदगी चेंज हुई है। तो उसमें बताओ मुझे आप कि ये आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आपको फ़ील हुआ कि ये आपने लाइन अपनानी है, जहाँ पे आप यू नो एंटी सोशल एक एलिमेंट सोसाइटी में हाँ बनो। जी, हाँ। एक्चुअली सर सबसे पहली बात मेरा किसी भी क्राइम से या गलत लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल भी। क्या होता है मेरे फादर साहब के ऊपर मेरे ताया जी का बेटा हुँ, मेरा ब्रदर ही वो हाथ उठाने की कोशिश करता है, तो मैं एज ए कंपाउंडर एक एमडी डॉक्टर के पास काम करता था। जब मैं घर में वापस आया तो फादर साहब की आंखों में आंसू थे, और मैंने पूछा, उन्होंने बताया नहीं, छोटी बहन ने मुझे बता दिया कि ब्रदर ने, मेरे ताया जी के बेटे ने इन पर हाथ उठाने की कोशिश की है। तो मुझे गुस्सा आया, पहली बार था वो। तो मैंने फ़ादर साहब को पूछा कि क्या हुआ? आपने उन्हें क्यों नहीं मैं तभी कुछ भी कहा? तो वो मुझे बोले कि किसे कहूँ? वो भी मेरा अपना ही है। क्योंकि मेरे ताया-ताई जी की डेथ हो चुकी थी, उन्होंने समझा। पर मैं वहाँ पर एक बेटा था। वो ताया जी का बेटा मेरे लिए एक थर्ड पर्सन था। मैं ये सब नहीं देख सका, और मैं अपने फादर सबको देखकर ताया जी के घर की तरफ गया, और इस तरह से हुआ वहाँ पे ताया जी के लड़के को बाहर निकाल कर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, इतना पीटा कि मैं अपनी जान में उसे मार के फेंक आया। हुँ। जब मा आपने मतलब अपने हिसाब से आप उसे डेड पे मार दिया। मतलब आपने यही सोच के वार किया कि मारना है। मानना है। पर मेरी किस्मत अच्छी लगा लो उनके, भगवान ने उसे बचा लिया, और 39 दिन के बाद वो कोमा से वापस आ गया। जब वो 39 दिन के बाद कोमा से वापस आया तो मुझ पर 308 का मुकदमा दर्ज हुआ, जो पहला मुकदमा हुँ, था, और सारी फैमिली के नेम ही उस पर्चे में इन्वॉल्व थी। मैं पहली बार जेल जाता हूँ, जब मैं जेल गया तब मेरा कोई भी इधर आने का कोई भी इच्छा बिल्कुल ही नहीं थी, मन नहीं था। मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ कि उस समय के बहुत नामी गैंगस्टर पंजाब के, जहाँ एक एमएलए के भाई या उसके रिलेटिव वो भी कत्ल केस में, कि कैसे इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, जेल में भी इतना कुछ करने के बाद भी इनको क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। तो ये आपको जेल में जाके एक्साइटिंग लगा कि ये सब करने के बाद भी हाँ जी। ज ये लाइफ। इनकी लाइफ बहुत अच्छी हाँ। है ना? उनको फ़ोन की सुविधा भी दी जा रही थी, उन्हें ड्रिंक भी, जो भी हुँ, वो बाहर से खाना, कोई मुलाकात करनी है तो उनके बाहर ज़्यादातर वो समय बहुत अच्छे से हुँ, गुज़ारते थे। मुझे बहुत मन ही मन अच्छा लगता था। हुँ, तो क्या हुआ, मैं तब से जो मेरे वाला केस था, जो मेरे ऊपर था, वही सेम केस में 2-4 लड़के और अंदर थे जो बहुत अमीर परिवारों से थे। उनकी 2-2 3-3 साल से ज़मानत नहीं हुई थी, हुँ, बिल्कुल भी। और मेरे क्या हुआ, फ़ादर साहब ने 4 महीने 2-3 दिन में हुँ, मेरी बेल करवा ली। जब बेल करवाई तो मुझे और हौसला हुआ हुँ, कि मेरे पीछे कोई है।
कि मेरे फादर साहब उनको अपनी लाइफ के कारण इन सभी चीज़ों की नॉलेज थी। मुझे और ज़्यादा बूस्ट मिला और फिर भी परिवार का एक डर था मन में। मैं आकर एक मेडिकल स्टोर पे काम करने लगा। तब क्या हुआ, मैं एक मेरे गाँव के लड़के के ज़रिए एक वहाँ के नामी बदमाशों से मिला, जो नामी गैंगस्टर थे। उन्होंने मेरे पास बैठना स्टार्ट कर दिया। न हमें ऐसा था कि मैं किसी को भी बताता नहीं था कि मेरे अंदर ही सब कुछ चल रहा था। असल में मैं उनको साथ रखकर या उनके साथ रहकर बहुत अच्छा फ़ील करता था। मुझे ऐसा था कि मुझे लोग जानेंगे, मेरा भी नाम होगा इस एरिया में, इस सोसाइटी में मेरा भी नाम होगा। तो वहाँ क्या चल रहा था, सरकारी हॉस्पिटलों में आपने शायद देखा होगा कि एक इमरजेंसी जो भी आती है कोई, उसकी पर्ची निकलती है। तो मेडिकल स्टोर वाले ज़ोर ज़बरदस्ती जो ले गया सो ले गया। तो मैंने उन लड़कों के दम पर वो पर्ची हासिल करनी स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ, मेरा एरिया में थोड़ा-सा नाम होना, दबदबा स्टार्ट हो गया उससे, क्योंकि वो नामी गैंगस्टर थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। तब कुछ देर के बाद ही, क्योंकि सब मतलबी रिश्ते थे, मेरी तरफ से भी उनको बैठने के लिए जगह चाहिए थी, है ना? मालिक जो मेडिकल स्टोर वाला था, असल में पैसा तो वो बना रहा था, मैं तो सिर्फ़ एक दिखावे की दुनिया के लिए कर रहा था। अरे! तभी कुछ देर में क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ही मेरे गाँव के लड़के से संबंध बिगड़ गए, उससे बहसबाजी हो गई। मुझे ऐसा था कि जो लड़के उसके ज़रिए मेरे पास बैठते थे कि वो मेरे दोस्त हो गए हैं। मैं ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी अपने अंदर पाल रहा था। जब क्या हुआ, उसके साथ मेरी बनने हटी, तो उनसे भी मेरी बहस हो गई। उन्होंने उसकी साइड ली, तो उन्होंने भी मुझे बुरा-भला कहा, हम एक-दूसरे के साथ बहसे, तो मैंने भी उन्हें चैलेंज के तौर पर कह दिया कि हम देखेंगे, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने उनके खिलाफ थोड़ी-थोड़ी एक्टिविटियाँ, जैसे भी आम स्टार्टिंग एक नॉर्मल होती है, पहले बयानबाज़ी से शुरू, फिर कोई किसी काम में टाँग अड़ाना, है ना? उनके रास्ते का रोड़ा बनने लगा मैं। तो उन्होंने भी मुझे टारगेट करना शुरू किया, ये चीज़ें बढ़ने लगी। मतलब उन्होंने आपको एज़ अ थ्रेट समझ लिया। हाँ, क्योंकि वो उस समय के बहुत नामचीन लोग थे। उनका नाम हम कह सकते हैं 3-4 जिलों में था। है ना? बाहर से के गैंगस्टरों के साथ उनके लिंक थे। उन्हें लगा कि एक नया लड़का आकर हमें चैलेंज दे रहा है, तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके मैं वजह क्या हुआ कि मेरी किडनैपिंग की उन्होंने। मैं एक दिन, मेरी मदर बीमार थे, किसी कारण हॉस्पिटल में थे, मैं उनका खाना देकर वापस आ रहा था। तो लुधियाना मलेरकोटला रोड तभी बन रहा था, उसका ही दिन था। मेरे बीच में पीछे आके एक गाड़ी टकराई और मैं साथ वाली ड्रेन में गिर गया। ड्रेन नहीं बन रही थी, जो पानी की निकासी के लिए होती हैं। मैं उसमें गिर गया, मैं बेसुध था, मुझे कोई होश नहीं था। मेरा सिर, ये थोड़ी-सी चोट वहाँ पे लगी, बारिश पड़ रही थी। तो उन्होंने मुझे उठा लिया, उठा के अपनी गाड़ी में वो ले गए। तब वहाँ पर जाकर उन्होंने मेरी मार-कुटाई की, है ना? तो जो भी वहाँ वो कर सकते थे, जैसे भी मुझे वो टॉर्चर कर सकते थे, जितना मार सकते थे, मुझे मारा। तभी क्या हुआ, क्योंकि किडनैपिंग मेरे गाँव के पास से हुई थी। मेरे फादर साहब के भी हम कह सकते हैं कुछ लोगों के साथ फिर भी संबंध थे। वो उन लोगों को जानते थे, उन्होंने किसी से नंबर लिया, जा हुआ उनको कई लोगों की कॉल आने लगी। जब उनको ये एहसास हुआ कि हमारा नाम आ गया है इसमें, हमारा पता चल गया है, तो उन्होंने मेरे गाँव के एक सड़क पर, अड्डे पर ही मुझे पीट कर वहाँ पे फेंक दिया। मेरे छोटे भी लगी, जो भी था। मैं तभी घर की तरफ तुरा जा रहा हूँ। जब मैं जा रहा हूँ पैदल ही, तो मैं सोच रहा था कि
आज मर जाना है, हम्म, भी सुसाइड सुसाइड कर लेना, खत्म कर कर लेना है हम्म, कि बहुत बेइज्जती हो गई। जैसे एक छोटी उम्र थी, अभी जवानी है ना, फिर भी इतना कुछ कभी सहा नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इतने में मैं सोचा कि यार मरने वाली भी कोई बात नहीं है, पॉजिटिव सोचने लगा कि अपनी जान से मैं दूसरे तरफ़ा कि यार मरना नहीं है, इसका जवाब दे सकते हैं, दिया जा सकता है। अगर मैं इसका बदला ले लूँगा तो लोग वही बात करने लगेंगे, है ना? भई ये सब भूल जाएँगे कि इसके साथ क्या हुआ। मैं अपने घर में आया, घर में जब आया तो मेरे फ़ादर साहब ने मुझे बोला कि चलो स्कूटर पे बैठो, हम कंप्लेंट डालने थाने चलते हैं। किडनैपिंग की। हाँ जी, किडनैपिंग की। तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि कोई पुलिस केस नहीं करना है, क्योंकि मेरे मन में तो और ही चल रहा था। तो आपने माइंड में एक सेटिंग बना रखी सेटिंग बना ये इसका मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? तो चलो मैंने फ़ादर साहब को समझाया, उन्हें भी ऐसा लगा कि ठीक है यार, ये बढ़ाना नहीं चाहता। उन्हें अपनी तरफ से तो ऐसा उनको लगा कि ठीक है, हाँ, भई ठीक शांत है, है लड़का। शांत हैं। तो 2 ढाई घंटे बीते, जब मुझे लगा फैमिली ठीक है, कंट्रोल में है, सभी सही है, तो मैं घर से निकल गया। मलेरकोटले जो मेरे नज़दीक शहर पड़ता है, मैं वहाँ पर निकला। तो आप जेल गई, मैं किसी दोस्त के घर में रहा। मैंने शहर में निकलना या लोगों के पास जाना, तो मेरे पास आने से लोग घबराते थे। मुझे अपने पास बिठाने से भी घबराते थे, क्योंकि उन्हें था कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये इनके पास है या इनके पास रह रहा है, तो हमें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका नाम था, उनसे लोग डरते थे। तो मैंने क्या किया, थोड़े फ्रेश लड़के के यंग एज के, मैंने उनके साथ उठन बैठन शुरू कर दिया, उनके साथ दोस्ती शुरू कर दी। तो मुझे उनके लिए बहुत से काम करने पड़े। तो आपने अपने माइंड में स्कीम बनाई हुई थी, मैं इस तरह अप्रोच मैं करूँ। अपना ग्रुप चेंज। बनाना है हाँ। ना? भई मेरे साथ भी लोग तो खड़े होंगे ना, अगर मैं किसी के लिए काम करूँगा, भई पहले इनके लिए मुझे करना होगा, फिर ये मेरे साथ चलेंगे फिर। क्योंकि पहले दूसरे तो डरते थे कि नए लड़के हैं, चलो इस ये ब मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करता गया। उन्होंने मुझे बोलना कि वहाँ पर लड़ाई करनी है या हमें कोई धमका रहा है, हमारे पास कोई पैसे का काम आ गया है, कोई तो मैंने उनकी बात मान के एक तरह ग्रुप को चलाना स्टार्ट कर दिया। जब ग्रुप चलने लगा, तो मुझे जब साल 1.5 साल के भीतर लगा कि अब हमारा एक छोटा-सा ग्रुप बन गया है, कि ये लड़के सारे तैयार हो गए हैं, ये मेरे लिए भी मर-मिट सकते हैं, मैं उनके भी लिए। हमारे बीच में इतना हो गया था। जब इतना भरोसा कायम हुआ, तो हम उस ग्रुप पर जिसने मेरी किडनैपिंग की थी, हम उनकी रेकी करनी स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कहाँ जाता है, कब जाता है। तो हम उनके ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। जैसे-जैसे पहले हम कई बार सफल भी नहीं हुए, है ना? उसके बाद जैसे-जैसे उस लाइन में से घुसता चला गया, तो एक्सपीरियंस होता गया कि कैसे करना है, कैसे करना है। तो इतना हो गया कि कई बार फिर मैंने उनके ऊपर अटैक किए, हमारे लोगों ने किए। वो जहाँ पर भी हमें या मेरे लोगों को देखते थे, वो भी करते थे जो उनसे होता था। बात इतनी बढ़ गई कि हम असले पे आ गए, नजायज असले पे, कि एक दूसरे पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, कि बात फायरिंग तक आ गई, एक एक दूसरे को मारने मराने तक का। वो परमात्मा की चलो कृपा रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर एक दूसरे पर सोच कर, है ना, इरादत हत्या का प्रयास बहुत बार किया उन्होंने भी, मैंने भी। क्रॉस पर्चे होने स्टार्ट हो गए, तो इसके बीच में मैं तकरीबन थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, जैसे महीना, 2 महीने, 3 महीने जेल भी जाता गया, और ज़मानत तो होती गई। वहाँ से ग्रुप और बढ़ता गया, अंदर लिंक बनते चले गए, जैसे अंदर गलत आंसर होते थे, उनसे, क्योंकि गलत इंसान को गलती चाहिए,
बंद कैम होते गए, वो सपोर्ट करते गए, ऐसे ऐसे करके ग्रुप शहर से बाहर निकलने लगा। तो जैसे हम कह सकते हैं सुपारी ना किसी का अभी आके घर, अभी लड़के साथ में होते थे, जेल भी जाना होता था, वकीलों के पास भी, घर तो जाते नहीं थे, या घर से कोई खर्चा नहीं था, कोई काम नहीं था, तो खर्चा भी चाहिए, सरवाइव कैसे करें। तो उसके लिए हमने जो जेल में बैठे लोग थे या कोई और लोग थे, हमें काम दे देते कि फलाने का ऐसा करना है, या उसे धमकाना है, या कोई कब्जा छोटा मोटा आ गया, तो हमने उससे उनसे बदले में पैसे लेने स्टार्ट कर दिए। जब वो पैसे लेते, उनसे हमारा गुजारा चलने लगा। तो जैसे भी था, क्योंकि जो लड़के साथ में होते या जो हमारी मेरी वजह से जेल में होते या केस में होते, उनको सारा फिर चाहिए होता था। वो चीज़ें करते गए, करते करते क्या हुआ, हमने लास्ट 2011 में अपने एक दुश्मन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर दी, तो उस वक्त हम पर 4-5 मुकदमे इकट्ठे हो गए। हमने ऐसे ही, फिर ऐसे ही होता था कि एक पर्चे में जेल क्यों जाना, इकट्ठे ही कर लो। और है ना, जब एक बार हो ही गया एक बार हो गया भाई, 2-4 दुश्मनों को इकट्ठे ही निमेट दो, और एक आधा पैसे वाला काम कर लो, जेल में खर्चा भी बढ़िया चलेगा, ऐसे होता था। तो चलो जेल गया, जेल गया, उसके बाद मेरी फिर बेल हो जाती, साथ वाले ही करवा, क्योंकि सपोर्ट बढ़ते गए। उनको भी चाहिए। हाँ, उनको भी चाहिए, कोई ऐसे हम कह सकते हैं छोटे मोटे पॉलिटिकल लीडर भी जुड़ते गए। जिन लोगों को हम चाहिए, जहाँ दूसरे ग्रुपों के दुश्मन लोग, ऐसे बढ़ता गया सारा काफिला। ऐसे क्या हुआ, 2013 में हमारे पंजाब में, आपको शायद पता होगा कि एक एमएलए थे अकाली दल के, श्रोमणी अकाली दल के, मलकीत सिंह कीतू, उनका मर्डर हुआ, हत्या हुआ, उनके भतीजों द्वारा किया गया। उनका कोई आपसी वजह थी उसकी, तो उस ग्रुप से भी अटैचमेंट हो गई थी। तो मेरे पास कुछ उनके साथ वाले भगौड़े लोग, कत्ल में जो भगौड़े थे, वो मेरे पास आ गए। और मेरे पास एक i20 गाड़ी, वो भी लूट की थी मेरे पास। तो फिर क्या चाहिए, क्योंकि जब वो ही हो गए, फिर साथ नजायज असला, है ना, कोई गन खोई हुई है, कोई नजायज 2 नंबर में रखी हुई है, कोई सब कुछ इंतजाम था, क्योंकि ऑलरेडी वो मर्डर कर चुके थे। तब हमें टारगेट ऐसे ही पैसों वाला मिला कि इधर महल कला बरनाला साइड हमारे, के फलाने बंदे का जाओ काम करके आओ। तो जब हम उसके नज़दीक पहुंचे, 5-7 किलोमीटर पीछे, तो हमारे पीछे पुलिस लग गई, सिंगेरिया स्टाफ वाले। हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था, हमें उन्हें देखकर, उनकी गाड़ी देखकर या उनका हुलिया देखकर, वो सिर्फ 2 जने थे। हमें ऐसा लगा कि हमने ना 1-2 दिन पहले एक और किसी के ऊपर अटैक किया था, हमें लगा कि वो पार्टी आ गई, हमारी एंटी पार्टी लगी हमें। तो हमारे साथ वाला लड़का जो आज दुनिया में नहीं है, उसने राइफल से उन पर फायर कर दिया। जब फायर कर दिया, तो वो पुलिस थी, उन्होंने भी करना था, हमें बिल्कुल भी मालूम ही नहीं था। उन्होंने अपने जब वेपन निकाल कर हमारे ऊपर फायर किया, तो उनका असला देखकर हमें ऐसा हुआ कि ये पुलिस मुलाजिम है। तो क्या करते, वहाँ मरते फंसते हैं ना, ऐसा हो गया कि अब मरेंगे, क्योंकि ये जिंदगी में पहली बार था लोगों पर फायरिंग की थी, या अपने ऊपर भी हुई, पर पुलिस से मुकाबले, पुलिस से पहले भाग दौड़ में कितनी बार फड़े जा चुके, जेल जन फायरिंग पर पहली बार हुई थी जिंदगी में। तो उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो हम डर डर में और उन पर फायरिंग करते गए। जब हर एक जो भी आगे मोड़ आता, पुलिस और आ जाती, हम उस इधर को मुड़ना चाहते तो दूसरी तरफ मजबूरी में मुड़ना पड़ता। ऐसे करते करते 14 किलोमीटर पुलिस के साथ हमारी फिर गोलीबारी चलती रही। और उसके बीच में एक पुलिस की गाड़ी भी हुई, एक मुलाजिम के भी पैर में चोट लगी। हाँ जी, ते उसके अरे एक ना कुदरती टोल प्लाजा मिल गया हमें,
जो टोल टैक्स होते हैं। टोल नाका जब आया हमें घेरा चारों तरफ से पै चुका था। हमने सोचा कि जहाँ पर सरेंडर करना सही रहेगा, क्योंकि अगर हमने जहाँ से निकलने की कोशिश की, जहाँ पर फिर भी फुटेज होगी कैमरों की, जहाँ पर हमारा बचाव हो सकता है, वरना आज हमें पुलिस मारेगी या Encounter- मार देगी, एनकाउंटर करेगी। तो हमने वहाँ पर गाड़ी अपनी रोक दी, रोकी, पुलिस ने हमें बाहर आने के लिए कहा। हमने अपना जो भी असला था गाड़ी में ही रख कर हमने बाहर आ गए। तो पुलिस ने वहाँ गुस्से में जो भी, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया था, जो भी गुस्से में करना था वो कुछ किया। हमें मार कूट पीट कर वो थाना ले गए। थाने में जब लेके गए तो उन्होंने वहाँ पर एक डीएसपी आया, उसने कसम खिला दी सारे मुलाजिमों को कि किसी ने इन्हें शो नहीं करना है कि ये पकड़े गए, बल्कि एक और एफआईआर डाल दो कि ये पुलिस पर Crossfire फ्रैक्चर के भाग गए, वही पर अभी पकड़ में नहीं आए, वही दूसरा पर्चा और होगा इन पे ये का। तो उन्होंने हमें कभी इस थाने में कभी उस थाने में ऐसे 9 दिन रखे। 9 दिन के बाद हमारी एक और थाने के जरिए दूसरी, जहाँ से उन्होंने गिरफ्तारी शो की कि 9 दिन बाद जे वही लड़के पकड़े गए जो पुलिस पर फायरिंग कर कर भागे थे। कि 9 दिन बाद पकड़े गए। 9 दिन बाद पकड़े गए कहीं और से। हम्म। चलो हम जेल गए, जो भी था पुलिस टॉर्चर वो सब 9 दिन में सहा। जेल में गए तब क्या हुआ, पहले फैमिली से हम कह सकते के रिश्ते बिल्कुल ही एक तरह खत्म हो चुके थे, क्योंकि कभी घर नहीं जाना। अगर फादर साहब कहीं ढूंढते आ भी जाते, फिर भी फादर प्रयास करता है, तो मैंने उन्हें देखकर दूर से ही भाग जाना कि इनके सामने नहीं आना ना। बहुत बार फादर साहब ने पहले भी कोशिश की थी, पर मैं उनके सामने नहीं आता था। चलो जेल जब हम गए, बरनाला जेल थी, वहाँ पर फैमिली आने लगी मेरे पास, तो समझाना स्टार्ट किया। फिर जो मेरे ग्रुप था जिनके साथ मेरी निजी लड़ाइयाँ थी, पर्सनली था मैं, तो घर वालों ने, कुछ जान पहचान वालों ने, दोस्तों ने, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज की बात हो गई, क्योंकि तब तक ऐसा था कि जो मेरे साथ हुआ था मैंने उनके साथ हम ऐसे लगने लगा था कि अब पूरा हो गया, मेरा जो बदला है वो पूरा है भाई, अभी इसी की जरूरत नहीं है। मैं सोचने लगा था कि अब मुझे बाहर आना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से ऐसा तो नहीं था। मैं तो एक अपनी जान भाई गलत राह पर गलत लोगों को देखकर ट्रेंड होकर, और उसके बाद में उसका जो सिला मिला मुझे बदला है ना, उसके गया था। मुझे फिर भी एहसास होने लगा, फैमिली ने समझाना शुरू किया, तो उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। उन लोगों ने भी चलो समझा, मैंने भी समझा, वो मिले हो गए। तो मैं जब जेल से बाहर आया तो फैमिली ने, क्योंकि फादर साहब को एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी संगत से मुझे दूर कर लिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब अगर ये निकलना भी चाहे तो वो संगत में रहेगा तो उसे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके दबाव में आकर फिर कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे जीजा जी, मेरी बड़ी बहन बहुत साथ देते थे मेरा। उन्होंने मुझे अपने पास रखना स्टार्ट किया। जहाँ तक कोर्ट में तरीक पर जाना, मेरे साथ कोई ना कोई परिवार का मेंबर, हमने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। जब परिवार ने 1.5-2 साल मेरे पे पहरा रखा, तो परिवार ने मेरी अरेंज मैरिज कर दी। जब अरेंज मैरिज की उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ ठीक था, मैं भी हो सके ठीक है, कोई बात नहीं। अरेंज मैरिज हो गई तो मेरे पास ना खर्चे की कमी मुझे महसूस होने लगी, पहले नहीं होती थी, क्योंकि अकेला था, कुछ ना कुछ चल जाता था घर में, जो भी हो गया ना, फिर भी थोड़ा चली जाना। मैं सैटिस्फाई नहीं था घर वालों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कभी 200 अपने हिसाब से दे दिया, कभी 100 रुपया दे दिया, कभी 400 दे दिया, जो उनके मुताबिक सही था, जैसे परिवार था। मैं उनसे जब मुझे लगा कि मेरा पूरा नहीं हो रहा,
तो मैं फिर भी एक तरह न सोचने लगा, तो मैं एक अपना पुराना दोस्त था उसके साथ ये बातें शेयरिंग की कि यार मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, मेरे कोई पैसे की कमी है, भई मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ? भई मैं गलत काम भी नहीं करना चाहता, जैसे आगे पैसे लेकर किसी का काम कर देते थे। क्योंकि ऐसा था, अगर दोबारा से पर्चा हुआ, पहले ही इतने पर्चे हैं, फिर जेल जाना पड़ेगा, मैच हुई है, ऐसा मन में होता था। तो उसने क्या किया, मुझे 10 ग्राम हेरोइन थमा दी। तो वहाँ से आप हाँ, कर पहले मैंने कभी भी नशा नहीं किया था। जितनी बार मैं 7-8 बार जेल, जो भी मेरे 17-18 पर्चे हुए, कभी भी मैंने नशे को नहीं, मैं उसका एडिक्ट नहीं हुआ था। तब मेरे पास जब वो 10 ग्राम हेरोइन आई, मैंने अपने साथ वाले 2 लड़कों को दे दिया। मेरे गाँव के अगल-बगल के थे। कि बेचो से हाँ, कि इसे बेचो। वो बेचने लगे। जब बेचने लगे, उससे पैसा काफ़ी आया। पैसा जब काफ़ी आया, तो वो उसने तो एक बार दे दिया, पर हमें अभी बेचने मज़ा के लग लिए गया। के आ ही गए, है ना? तो उससे क्या हुआ, जब मुझे साथ वाले बोले, पहले तो 1-2 बार वो लेकर आए, उनको मैं भेज देता कि फलानी जगह से लाओ, वो चेक करके उसके बाद मैं भी जाने, क्योंकि जब 2 नंबर की कमाई होती है, गलत काम होता है, तो हमें किसी पर विश्वास नहीं रहता। ऐसा लगने लगता था कि ये बीच में से ना निकालने, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, दिमाग जो भी था। तो क्या हुआ, मैं ना चेक करते हुए कि माल कहीं डुप्लीकेट ना मिल जाए, मैं उसका सैंपल चेक करने लगा, खरीदता-खरीदता। मैं जब सैंपल चेक करने लगा, तो सैंपल चेक करने में ही कभी-कभार पूरा मज़ा आने लगा। जब पूरा मज़ा आने लगा, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। मुझे पता ही नहीं था कि ये एक स्वाद ज़िंदगी के बाकी 99 स्वादों को ले डूबेगा, है ना? मैं बहुत अनजान था तभी। बस एक ऐसा था कि पैसे का खर्चा चली जाए, ये बातें अभी पूरे होने लगी हैं, कपड़े भी सब कुछ हो रहा है। उसके बाद मैं उसका एडिक्ट हो गया। जब मैं एडिक्ट हो गया, तो फिर एक मैं जो पहले की लाइफ थी, जो एक फैमिली में थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। तब मैं एक नशेड़ी बन चुका था, है ना? जो लोगों के बीच में, चाहे हमें लगता है जब हम पहले कोई क्राइम करते हैं, कि लोगों के बीच में हमारा दबदबा है, लोगों के बीच में हमारा डर है, लोग जी कहते हैं, हम तब भी गलत होते हैं, पर तब हमें मालूम नहीं चलता। वो जो ना ऐसे कह सकते हैं कि जो दबदबा था, जो मैं पहले महसूस करता था, वो सारा कुछ तहस-नहस हो गया। सारे लोग बुलाना छोड़ने लगे। कोई अगर किसी से ₹10 भी माँग लो, सारों ने पिक्चर जाने किनारा हाँ। करना शुरू कर दिया। रिश्ते भी टूटने लगे, रिश्तेदारों से भी पैसे माँग ले, ठगियाँ जो भी कर सकते थे। जैसे किसी से कोई नशा वाला बुला लिया कि इतने ग्राम माल दे जाओ, उससे छीन लेना, है ना? जो भी एक ड्रग एडिक्ट अपने नशे के पूर्ति के लिए कर सकता है, वो सभी कुछ होने लगा। अपनी वाइफ के जेवर बेच दिए, अपनी माँ से पैसे ले जाना, अपनी बहन से पैसे ले जाना, रोज़ ब रोज़ बहाने करके, कभी दवाई के नाम पर, कभी कैसे। क्योंकि पूरा तब एक नशेड़ी, तब माल फिर बेचना-बुकना तो भूल जाओ, वो तो खत्म हो चुका था, क्योंकि अब तो मैं ही उसके चुंगल में था। मैं इतना फँस गया था उसके बाद में तो अपनी ही पूर्ति नहीं होती थी। तब मैं जब पूरा नशेड़ी हो गया, परिवार ने बहुत समझने की कोशिश की। परिवार को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये इस कदर इस नशे में फँस चुका है। पर हमारी हरकतें बता देती हैं, थोड़ी देर पहले बहुत बार बेवकूफ़ बनाया परिवार को, है ना? जब फिर परिवार को जब पूरी तरह यकीन हो गया कि इस नशे में है ये, तो परिवार ने बहुत कुछ, जो एक हर एक माँ-बाप जब परिवार करता है अपने बच्चे के लिए, वो सारा कुछ करना चाहा। चाहे फैमिली गरीब थी, पर उन्होंने मेरे हर तरह से इलाज करने की सोची। मुझे डॉक्टरों के पास ले जाना, वैद्य के पास ले जाना, सेंटरों में दाखिल करवाना, रिहैब सेंटरों में।
पर मेरी खुद की इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं नहीं, वो मुझे फ़ोर्स करते थे, मैं सर हिला देता था कि ठीक है, पर मैं अंदर से तैयार नहीं था। तभी क्या हुआ, ये डॉक्टरों के उसके बाद मुझे एक रिहैब में छोड़ दिया। रिहैब में जब छोड़ा तो कुछ समय का ब्रेक मिल गया वहाँ रहने के दौरान। जब ब्रेक मिला तो मुझे लगने लगा कि ये हम कह सकते हैं कि एक अमली चुस्त हो जाता है, अपने आप को चालाक समझने लगता है। मैं बाहर आ गया, मैंने बाहर आकर फिर दूसरा नशा करना स्टार्ट कर दिया कि जिसका लोगों को पता ना लगे, परिवार को पता ना लगे कि एक नकाब ओढ़ लिया, है ना? वो चीज़ की तो पर मैं नशा तो कर रहा था ना, मैं स्वाद मुझे मिल नहीं रहा था वो वाला हेरोइन वाला। तो मैं कुछ देर के बाद फिर 2-3 महीने के भीतर फिर उसी में आ गया। जब वो चीज़ हुई तो परिवार ने फिर मेरा इलाज जैसे फिर हर बार जो करते थे वो किया, मुझे फिर सेंटरों में तब तक का मैं क्या हुआ, मैंने तकरीबन 4 सेंटर काटे, 4 कई डॉक्टरों से इलाज लिए। क्या होता था, अगर मेरा मन नहीं होता था या कई बार मैं मान लो सोच भी लूँ तो आगे वाला सही नहीं होता था। वो हम कह सकते हैं पैसे का लालची होता था, उसने पैसे बनाने, सभी को मतलब था कि एक बस आ गया पैसा बनाओ, है ना? कोई डॉक्टर मुझे नहीं लगता मुझे अच्छा मिला, या मुझे कोई सेंटर वाला अच्छा मिला। सभी को ऐसा था कि बस पैसा, ऐसा था। अगर मैंने कभी चाहा भी होगा तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई सही, या मेरे परिवार को, क्योंकि परिवार को एक हम कह सकते हैं तब सहारे की ज़रूरत होती है। कोई भी उन्हें बहला सकता है, कोई भी उन्हें थोड़ा-सा है ना उनके साथ दर्द बाँट ले तो उनकी बात में परिवार आ जाता है अपने बच्चे के लिए कि ये बच जाएगा, तो लोगों ने उनसे पैसा जो भी कर सकते थे। तभी क्या हुआ, मुझे नार्को सेंटरों में रहते लास्ट सेंटर जो मैंने काटा, वहाँ पर नार्कोटिक्स अनोनिमस की स्टडी थी, प्रोग्राम था। वो नार्कोटिक्स अनोनिमस एक फॉरेनरों की रिसर्च है कि हम ड्रग एडिक्ट को नशे के बाहर कैसे लेके आ सकते हैं, या इनसे क्या हमारा बिहेव होना चाहिए, हमें कैसे इनसे बर्ताव करना चाहिए। वो एक लव केयर कंसर्न का अलग ही प्रोग्राम है, अलग ही दुनिया है वो इन लोगों की, नशा करने वालों की, या जो लोग क्लीन हो जाते हैं वो ऐसा सब ही नहीं करते कि एक नशा करने वाले को हम टॉर्चर करें, उसे बांध कर रखें, उनके साथ धक्का मुक्की करें, उससे बुरा बर्ताव करें, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक मरीज है, वो पेशेंट है। तो मुझे उसकी समझ आ चुकी थी, पर मैं बाहर नहीं निकला था, नशे के बीच था। फिर क्या हुआ, मेरे फादर साहब की डेथ हुई। जब 25 फरवरी को मेरे फादर साहब की डेथ हुई तो मैं एक नशेड़ी मन फिर के सिम्पैथी चाहिए थी, इनके कुछ दोस्तों के बारे में मन में सोचना स्टार्ट किया कि फलाने को उसको फ़ोन करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ, वो आज मुझे नशा ले आके दे देगा। तो इसके बीच में मुझे पॉज़िटिविटी दिखनी शुरू हुई, पॉज़िटिव सोच होने लगी। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि आज से बड़ा दुःख ज़िंदगी में नहीं आएगा। है ना? क्योंकि अगर तूने आज नशा कर लिया तो हो सकता है सारी ज़िंदगी तुम नशे से बाहर ना निकलो। अगर तूने आज ना किया तो हो सकता तू सारी ज़िंदगी सही चले। तो उस दिन आप अपने आप को कंट्रोल कर गए। कंट्रोल कर गए। मुझे परमात्मा ने इतना न हिम्मत दी कि मुझे ऐसा एहसास था कि अभी परिवार की ज़िम्मेवारियाँ तेरे पे हैं, कि इसके बाद परिवार भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे फ़ादर साहब को ना, चाहे मैं गलत था, पर मुझसे उम्मीद बहुत थी। वो हमेशा लोगों के बीच में बात कहा करते थे कि अगर ये मेरा लड़का सही हो जाए ना, तो 3 भाई हैं हम, तो इनके बीच में से ये निकलेगा। मुझे पता है ये कुछ कर जाएगा, और उनकी सोच थी। विश्वास बस था आप पे। विश्वास था मुझ पर, बस सोच के वो ये चीज़ें
नहीं देख सके, उनके जीते जी मैं उनको नहीं समझ पाया कि जी मुझे लगता था कि जी गलत है, उस वक़्त मैंने स्वीकार ही नहीं किया था, नहीं मैं गलत हूँ। तो क्या हुआ उस दिन परमात्मा ने हिम्मत दी, मैंने नशा नहीं किया। तो जो भी हमारे दिन होते हैं वो निकल गए फ़ादर साहब की डेथ के बाद। मेरे पास मैंने बहुत बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके ₹13,000 का जुगाड़ कर लिया। मेरे पास और कोई पैसा नहीं था। मुझे पता था कि अगर मैं किसी से रिश्तेदार, घर वालों या किसी से भी माँगूँगा मुझे पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं विश्वास इतना खो चुका था। मैं अपनी माँ से भी पैसा माँगता तो उसे लगना था ये नशे के लिए माँग रहे नशे के लिए माँग रहा है, ये बहाना कर रहा है। तो मैंने वैसे ही क्योंकि तब मैं पूरा मन बना चुका हुँ, था कि मैं अब करूँगा, मैं सही होऊँगा। तो मैंने सोचा 13,000 में भी सब हो सकता है। तो मैंने एक छोटा पुराना काउंटर लिया, पुरानी चेयर ली, पुराना टेबल लिया। मैंने 2-2 पत्ते में जो हम दर्द वाले एक घर में 2-4 वैसे ले आते हैं, मैंने वो 2-2 पत्ते क्लिनिक में रख कर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, जनरल प्रैक्टिस के जैसे किसी को दर्द, बुखार, जख्म कुछ भी हो जैसे हम रूरल एरिया में एक हुँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है क्योंकि मेरे पास सीएमएस ईडी का कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग का मेरे पास डिप्लोमा था पैरामेडिकल की तरफ से। जब मैं 2007 इन डॉक्टर के पास था तभी वो चीज़ें मेरी परिवार की तरफ से हो गई थी। मैं मैंने जब उसके बारे में करना स्टार्ट कर दिया, क्लिनिक स्टार्ट किया, तो क्या हुआ मैं काम थोड़ा-थोड़ा जैसे पहले 200-400 हुँ, ऐसे मेरे पास आना स्टार्ट हो गया। मैं पर परिवार का इतना बुरा हाल था जब घर का इतना बुरा हाल था कि मेन गेट भी नहीं था मेरे घर हुँ, का। वहाँ पर भी एक पल्लड़ सा जो कह सकते हैं हम तरपाल से, हुँ, वो लगाई हुई थी पर्दे के लिए। मैं मोटरसाइकिल पर ₹30 का तेल सुबह डलवा कर हुँ, जाता था, ₹30 का शाम को डल के हुँ, वापस आता था। मैं वहाँ कोई खर्चा नहीं करता था। न मुझे लगता था कि अगर मैंने कर दिया तो जो 2-2 पत्ते हैं ये भी खत्म हो जाएँगे, मैं क्या करूँगा? पर अंदर ऐसे हिम्मत इतनी आ चुकी थी, इतनी परमात्मा ने क्या अपनी कि मेरे पे पता नहीं क्या ऐसे कह सकते हैं एक चमत्कार सा। हुँ, मैं इतना अपने आप को बदल लिया कि मैंने सोचा कि मुझसे क्या-क्या गलतियाँ पीछे हुँ, जितनी बार भी मेरा चाहे घरवालों ने नशा छुड़वाया, चाहे मैंने कोशिश की, हुँ, मैंने इस चीज़ पर गौर करनी स्टार्ट कर दी वहाँ पे क्योंकि काम तो इतना होता नहीं था हुँ, कि मैं दोबारा क्यों लगता था। हुँ, मैंने उसे अपनी डायरी में उतारना स्टार्ट कर दिया, हुँ, उसको लिखना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ें लैप्स कर सकती हुँ, हैं या किस-किस से मैं पहले हुँ, गलत हुआ हूँ। मैंने उनसे जब सीखना स्टार्ट कर दिया, मैंने देखा कि वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए, हुँ, दोबारा ज़िंदगी में ना हो जाए। तो मैंने सबसे पहले अपनी सोसाइटी को ज़ ठीक किया, हाँ, हाँ। चेंज किया। चेंज कट ही हो गया। मैंने सोच लिया अभी किसी के साथ दोस्ती नहीं, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ भी मैंने मतलब ही नहीं जानी इतना मैंने अपने आप को बदला पहले 3 साल में। अगर कोई रिश्तेदारी में भी मैरिज का फंक्शन है, कोई डेथ भी हो जाए पर हुँ, फैमिली सँभाले। हुँ, क्योंकि मुझे था वह जब मैं ड्रग एडिक्ट था, हुँ, तब रिश्तेदार तो मुझे बुलाना नहीं चाहते थे। हुँ, तो अब रिश्तेदारों की सोच तो पहले ये होती है ना कि वो ना आ जाए कहीं हमारा मैरिज खराब ना कर दे। अगर न डेथ हो गई ठीक है, दुःख है पर ऐसा था कि मेरे जाने से क्या ज़्यादा अफ़सोस होगा जो घर वाले ये हुँ, चीज़ें सँभाल लेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं मैरिज पे जाऊँगा हुँ, वहाँ पर तकरीबन हमारे पंजाब में कल्चर है ड्रिंक का, दारू का या हुँ, नशा भी बढ़ा हुआ है, हर नशा आजकल होता है कि मैं उनको देखकर फिर ना शुरू कर लूँ। शुरू कर दूँ। मैरिज को छोड़ने की बात ये थी।
असल में मेरे मन के वहाँ पर कोई ना कोई जिस रास्ते अब जाना ही नहीं तो हाँ, हम उसको छोड़ ही दिया। छोड़ ही दें ठीक भाई, है। जो जिससे भी खतरा लगता था मुझे कि डेथ पे ना जाने का कारण कि ठीक है, दुख है हमें, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो ये दुख मेरा बढ़ेगा। वहाँ पर भी 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो नशा करेंगे, तो हो सकता है दुख में मन मैं भी उनकी तरफ, तो मेरा परिवार मैं बेकार सबसे पहले मैं ख़त्म हो जाऊँगा, इसके बाद मुझे कोई सँभालने वाला नहीं है। पहले तो फ़ादर साहब थे, जीजा जी थे, वो कर रहे उन दोनों की डेथ हो गई थी। जीजा जी फार्मासिस्ट थे, उनकी भी कोरोना काल में हो डेथ हो गई। तो मैंने जब ये रूल अपनाने शुरू किए, अपनी गलतियों पर काम करना स्टार्ट किया, तो एक दिन भगवान ने बस चमत्कार किया कि एक कंपनी थी अपने पंजाब की, एमिसोल, जो रजिस्टर्ड है, अपने दवाइयाँ आयुर्वेदा में का नाम है, अच्छा ब्रांड है, दवाइयाँ बनाती हैं। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तो मुझे उनका फ्रेंचाइजी मॉडल था कि वो फ्रेंचाइजी देते थे। उनका खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उन्हें साफ अपनी बता दिया कि मैं नहीं इतना कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है आपका स्टॉक रखने के लिए। तो उन्होंने बात को समझा, पता नहीं क्या उनके मन में आया कि उन्होंने मुझे बोला कि आप काम करोगे? मुझे तो चाहिए था। तो मैंने जब मैं उनको हाँ कर दी, उन्होंने फैमिली को भी मैंने बताया, वह फैमिली को विश्वास नहीं था। उनको शॉक में थे कि हाँ, हाँ। कर क्या रहे हैं। उन्हें ऐसा था कि ये फिर कोई बहाना बना रहा नशे के लिए। ये फिर कोई नशे के लिए हो सकता है, नशे वाली कोई मेडिसिन रखे जाए शायद, क्योंकि हम विश्वास इतना खो चुके थे, है ना, कि फैमिली को ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि ये हो जाए। ठीक है, उन्हें ये पता था कि ये जितना समय गुजर गया ये सही है, ये विश्वास था। उन्हें ये डर रहता था ये अब दोबारा ना हो जाए, क्योंकि पहले भी इस बार हो चुका था और उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने किया उनका स्टॉक मंगवाया, उन्होंने मेरी एडवर्टाइज़मेंट की, तो जब चलने लगा, एक पेशेंट आने लगा, पहले 1-2 दिन में आने लगा, फिर रोज़ आने लगा, फिर 2 घंटे बाद आने लगा, ऐसे-ऐसे करते-करते जब चलता गया, तो वह परमात्मा की कृपा से आज तकरीबन मैं कह सकता हूँ, डेली मैं 20-22 पेशेंट देख रहा हूँ। ये बीच में बाहर भी दवाई भेज रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी भेज रहे हैं, पेशेंट खुद भी आके ले रहे हैं, पेशेंट के फैमिली, बस मेरी शर्त ये होती है कि पेशेंट की इच्छा हो, है ना? जैसे मतलब एक हमारे ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं, लोग क्या करते हैं, कहते हैं बस मन बना लो, नशा तो छूट जाएगा, हिम्मत रखो। पर मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम के लिए, एक आप बताएँ कि अमली मन तो 20 बार बनाता है, वो तो खुद ही इससे दुखी है। मैं जानता हूँ, मैं इसमें रहा हूँ कि वो बहुत दर्दनाक ज़िंदगी जीता है। वो घर वालों से भी, परिवार से भी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि एक बंदा सुबह को पहले पैसे माँग कर, चोरी करके, ठगी ला के, कैसे से हेरा-फेरी करके वो नशा करता है। दोपहर को फिर उसकी ज़रूरत है, रात को फिर ज़रूरत है, रात को नींद नहीं आती कि सुबह फिर करना है। वो एक बंदा कैसी ज़िंदगी जी रहा है, वो सुखी थोड़ो होगा, वो खुश थोड़ो है, वो तो आप ही दुखी है। मन तो वो इस बार बनाता है, पर जब सवेर को तोड़ लगती है ना, उठने के बाद उठने बिस्तर पर ही लग जाती है, और इतना समय भी नहीं मिलता। जब दिमाग में आ गया, आजकल ड्रग ऐसी है सिंथेटिक का, दिमाग में आया तो तोड़ शुरू हो गई, तभी बिस्तर पे ही। तो उनका जब तोड़ लगती है, उनका मन तो बना बनाया रात का टूट जाता है, उसकी में छोड़ना है। हाँ, अब वो क्या करे, वो फिर भागता है। घर वालों को, रिश्तेदारों को, सभी को क्या लगता है कि ये तो झूठा है, इसने नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये ऐसे ही दुनिया में रहना चाहता है। पर नहीं, वो गलत है। असल में उसे ज़रूरत है, उसे एक एज ए पिलर हमें सपोर्ट देनी होगी, उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, उसे कोई वहाँ पर क्या रास्ता दिखाने वाला चाहिए।
पर शर्त है वो बंदा ईमानदार हो, वो बंदा तजर्बेकार हो, वो बंदा एक्सपीरियंसड, ऐसा ना हो कि जैसे मेरे साथ हुआ पैसे हटाने वाले आ गए। ठीक है, मैं नहीं कहता, मैं भी कोई सेवा नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अपनी फीस लेता हूँ क्योंकि कंपनी का सिस्टम है, जो फ्रेंचाइजी एक डॉक्टरों की उनकी टीम है, जो मुझे जरूरत है, मैं अपना वहां पर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैंने सीखा है। मुझे पता है कि कैसे एक इंसान जब छोड़ना भी चाहता है, दवाइयाँ भी लेता है, तो मुझे उसे क्या-क्या दिक्कत आती है। मैंने उन चीज़ों पर गौर की। मैंने उनकी फैमिली को समझाना स्टार्ट किया कि आप उन्हें इसे ऐसे ट्रीट करना है, आपने इससे ऐसे रखना है, आपने दवाई इसको सोसाइटी से फिर पेशेंट के आपने अपनी सोसाइटी उसको बोलता हूँ कि आपने मेरी बात मान के चलनी है। अगर खुद की मर्ज़ी करोगे तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी, अगर मेरी तरफ से चलोगे तो पहले दिन से ज़िम्मेदारी लूँगा कि एक % भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो दूसरे दिन मेरी खुली दवाई दे जाओ। इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। 40 दिन का पीरियड दे देता हूँ कि 40 दिन में दवाई भी हो जाता है। असल 40 दिन देने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। 40 दिन का मतलब ये होता है कि एक हमने तोड़ तो पहले ही दूर कर, हैबिट चेंज हो रही है। इम्यूनिटी भी ठीक कर दी, साइड इफेक्ट भी हमारी दवाई दूर करती है, उसकी आदत चेंज होने को समय लगता है। तब मैं क्या करता हूँ, काउंसलिंग द्वारा उसको ट्रीट करना शुरू कर देता हूँ, उस पे कॉल पर बात करना स्टार्ट क्योंकि कर ट्रीटमेंट देता तो माइंड की है ना। हूँ, माइंड की है, क्योंकि ये एक डर है सिर्फ, मैं समझता हूँ एक डर का बैरियर होता है जो उखाड़ना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आदमी डरता है कि नशा छोड़ने पर मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं होता हूँ नहीं, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, नशा छोड़ा जा सकता है, बहुत आजकल तो बिना तकलीफ से छोड़ा जा सकता है, कोई भी तकलीफ, आप काम भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप किसी आज तक हम गलत चले, जो भी हमने फैसले लिए, एक बार किसी के कहने पर चल के देखो, जो बंदा क्लीन है, जो बंदा कोई भी हो, मैं नहीं कोई भी हूँ, है ना? तो जो बंदा इस दुनिया से आया है, इसको इस ज़िंदगी को ढल चुका है, उस बंदे को तजुर्बा है। क्योंकि जो नॉन एडिक्ट है, वो तोड़ को नहीं समझ पाएगा। वो सोचेगा कि इसे दर्द हो रहा है, वो दर्द की गोली दे देगा। वो देखेगा टाँग में दर्द है, वो बोलेगा इसकी मालिश कर दो, ऐसा कर दो, वह कर दो, नहीं। ये दिमागी तोड़ है, मेंटली तोड़ होती है। इसे समझना पड़ता है, उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि हम लोग तुझे समझते हैं कि तू एक मरीज है। उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि हम सब तेरे साथ हैं। उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि समाज तुझसे किनारा नहीं करेगा, समाज तुझको एक्सेप्ट करेगा। उसे डर लगता है कि मेरे रिश्ते बिखर चुके हैं, मुझे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना है। क्योंकि अभी तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। जब वो इस से बाहर आता है, फिर वो इन चीज़ों पे सोचना स्टार्ट करता है, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे परमात्मा ने मेरी की है ना? पर ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी मैंने बहुत सी बेईमानियाँ की, बहुत सी, जितनी बार मैंने बेईमानियाँ की, तो ऊपर वाला देख रहा था। वो मुझे थोड़ी देर के बाद पटक देता था, वो गिरा देता था। तो वह ऐसा कितनी बार ही हुआ एग्ज़ाम्पल, पर जब ईमानदारी से स्टार्ट किया ना, तो परमात्मा ने ज़िंदगी बदल दी। आज चाहे जो फैमिली हम सोचते थे ना कि मेरे पास एक रूम था जो परिवार ने मुझे दे दिया, सबसे पुराना। ते मैं सोचता था कि इसकी छत भी कभी बदला पाऊँगा, या इसको कलर, या इसको जैसे हम सोचते हैं इसकी सीलिंग करा सकूँगा, या कैसा कर सकूँगा। यानी आज परमात्मा ने हर वो चीज़ दे दी जिसका सपना भी नहीं लिया था, जो सोचा नहीं था, चाहे वो पहली सबसे बड़ी बात परिवार दे दिया, सबसे बड़ी बात था। मेरी बीवी, मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा मुझे उसने स्ट्रॉन्ग किया, उसने सपोर्ट दी। उम, उसकी दुआ थी, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरी वाइफ़ मैं एक देवी का रूप कह सकते हैं, है ना? वो जिसने
ना चाहते हुए भी मैं बिना गलती से कितनी सज़ा नहीं भी खुद भी उस पर कितनी वो खुद भी हम कह सकते हैं डिप्रेशन हो गई, है ना? कोई लड़की तो नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड ऐसा हो, ये है, पर उसने वो मेरी सहारा बनी। उसे पता था कि एक दिन मैं इसको सही कर लूँगी। उसकी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेरी बड़ी बहन हो गई, दूसरी बहनें हो गई, मेरी माँ हो गई, है ना? सबसे मतलब आज मेरा परिवार खुश है ना? मेरा बच्चा खुश है, आज मैं खुश हूँ। और मुझे आप अपनी नज़रों उठा के मतलब आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। अच्छी ज़िंदगी आज मुझे इस बात का कि मैं अपने बच्चे को समझ सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी को समझ सकता हूँ, मैं अपनी माँ को, मैं अपने घरवालों को और रिश्तों को आज मुझे लगता है जो इंसान अपनी पत्नी के गहने भी ले जाता था, जेवर ले जाता था, आज जब मैं उसको कोई गहना ले देता हूँ ना, तब उसकी जो खुशी होती है, तब वो उसकी आँखों में भी आँसू होते हैं मेरे में, है ना? भई वो अलग ही फीलिंग है, एक इंसान जो अपनी पत्नी का सब कुछ ले जाता था, उसके पास ₹10 नहीं रहने दिया, अपनी माँ से छीन के ले गया, सारा कुछ आज दुनिया अलग ही हो गई। मैं इस दुनिया से कभी परमात्मा ना ले आए, मैं बहुत डर के इसीलिए हूँ कि जो लोग मुझे पैसे देते हैं, मुझे उनकी बददुआ ना लगे। मैं ईमानदारी से काम करना कि कम कर लो, पर ईमानदारी से करो, कम से कम उन्हें रिटर्न में दूँ कि अगर कोई मुझे पैसा देता है, मुझ पे भरोसा करता है, तो उन्हें रिज़ल्ट मिले। मैं अपना 100% रात को 2-2 3-3 बजे तक मैं सोता नहीं। पेशेंट है क्योंकि ड्रग एडिक्ट की आदत है, थोड़ा-सा भी उसे वहम हो गया उसने तभी मैंने कहा हुआ कि आप मुझे कॉल लगाओ। अगर आपका मन करता है कि मैंने नशा करना है यार, तो मुझे कॉल लगा लो। तो मैं आपको नशा नहीं करने दूँगा, इतना मैं अपने पे भरोसा करता हूँ। पर अगर मुझे बताया ही नहीं कुछ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब मैंने एक चीज़ आपसे रियलाइज़ की, आपने किसी को मारने के लिए गोली भी चलाई, आपने नशे करने के लिए गोली भी खाई, आपने अपने परिवार से झूठ बोलने के लिए उनको भी गोली दी और आज आप उस मुकाम पे हो कि लोगों के नशे छुड़ाने के लिए उनको गोली देते हो। ठीक है सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है आज के पॉडकास्ट में आपके साथ जो मैंने सीखा कि हर आदमी को ना एक बिलीवर चाहिए होता है। जो आपने बताया कि आपके वाइफ ने बिलीव करना आप पे नहीं छोड़ा नहीं, और ये स्टोरी है चेंज की। जी। तो आपने अपना पूरा लाइफ कहाँ से शुरू किया, कहाँ-कहाँ आपने धक्के खाए, पर फिर भी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सके और एक नई ज़िंदगी आपने स्टार्ट की और अब आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है शान से जीने के लिए। मज़ा आ गया आपकी स्टोरी सुन के एंड इतनी लर्निंग है इसमें क्योंकि ये चीज़ें जब सब सुन के रियलाइज़ करेंगे ना, इफ़ यू कैन चेंज देन एवरीबॉडी कैन चेंज। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत टफ थी। आज आई एम सो हैप्पी दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आपको मिलने की, होस्ट करने की एंड मैं यही आपसे दुआ रखूँगा कि आप तरक्की करो, थैंक यू। लोगों के नशे छुड़ाओ और अपनी स्टोरी से लोगों को इंस्पायर करो। थैंक यू सर। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।